गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे मेरे दोस्त। यूपीपीएससी आरओ 2023 की भर्ती के लिए एग्ज़ाम डेट भी आज डिक्लेयर हो गई है। 11 फरवरी को एग्ज़ाम होने हैं। आपको टू टेक वन स्किप वन स्टेप मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं पूरे घटना चक्र की। तो आप जुड़ करके बस प्रैक्टिस करते रहें। आप पढ़ाई अपनी अलग करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। मुझे देखना है तो आप जैसे मैं वीडियो डालता हूँ आप तुरंत देख सकते हैं, थोड़ी देर बाद देख सकते हैं। जिस भी स्पीड से वीडियो, चूँकि इसमें क्या जितने मैं कंटेंट देता हूँ आपको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रश्न तो आपको घटना चक्र से मिल जाएंगे, जो कंटेंट वो शायद घटना चक्र से में कुछ चीज़ें ना मिले, तो वो सारी चीज़ें हैं दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। आज लेक्चर 9वां है अपना और देखते हैं क्या होता है। पहला प्रश्न लेते हैं। निवेदन मात्र इतना सा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं दोस्त तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सर, क्या पहला प्रश्न है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? ऑप्शन 1853 में, ऑप्शन बी 1850 में, ऑप्शन सी 1840 में, ऑप्शन डी 1890 में। बताइए सर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात कर लें कि साहब पहली बात तो ये कि रेल चली कब थी। सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि रेल चली कब थी, जो कि पूछा गया। दूसरा ये पूछता है कि गवर्नर कौन था उस वक्त। आपसे गवर्नर पूछता है कि भाई चली कब थी और गवर्नर कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और फिर उसके बाद जैसे गवर्नर कौन था, क्या सारी चीज़ें थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, है ना। देखिए सर, इसमें अगर हम बात कर लेते हैं ना तो आपको पता गवर्नर जो है डलहौजी जो था वो आपका 1848 से लेकर के और 1856 तक था, ठीक है। और ये रेलवे जो अब ये जो चली है ये 1853 में चली थी। जो प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? तो बम्बई से ठाणे के बीच। कहाँ पर? बम्बई से ठाणे के बीच। बम्बई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1853, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए ईस्टर्न रेलवे, ऑप्शन बी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ऑप्शन सी मद्रास रेलवे, ऑप्शन डी आपका अवध तिरहुत रेलवे। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, इसमें जो भारत में पहली रेलवे सेवा जो प्रदान की गई थी वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा दी गई थी। और पहली दफ़ा ही जो है इसने भारत में जो मुंबई से ठाणे के बीच, मतलब बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन, कभी कभी क्या होता है ना, जिसे हम लोग पढ़ते हैं ना मुंबई से ठाणे पढ़ लिए। अब पूछता मुंबई के किस स्टेशन से, तो भैया मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन था उसका नाम, ये भी याद कर लीजिएगा। कौन सा स्टेशन? बोरी बंदर स्टेशन था, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। तो कौन सी कंपनी थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे थी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था? आईएएस प्री 2000 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए डॉफरिन के समय में, ऑप्शन बी डलहौजी के समय में, ऑप्शन सी लिटन के समय में, ऑप्शन डी कर्जन के समय में। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं सर कि अंतिम प्रमुख विस्तार, जैसे आप एक चीज पढ़े होंगे, सहायक संधि पढ़े होंगे। सहायक संधि जब आप पढ़ रहे थे तो आपको पता है कि भाई 1899 से 1898 से लेकर के और ये 1805 तक था। वेले जली इसने सहायक संधि करी थी। तो एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद जो है डलहौजी हड़प नीति आती है। डलहौजी की हड़प नीति, और ये जो है लेके चलता 1848 से लेकर के 1856 तक, है ना। तो ये तो दूसरा विस्तार हो गया। जो तीसरा विस्तार था वो था, जैसे इसमें दे रखा है, तो डलहौजी के समय आप हो सकता मार दें। कर्जन के समय में तो कुछ ऐसा था नहीं, कर्जन विभाजन करता था तो उसका टाइम में ऐसा था नहीं। तो देखिए, अगर बात कर लेते हैं इसमें कि भाई किसके टाइम में, तो आपको पता है कि एक दौर था 1885 का, 1885 का एक दौर था जिसमें जो गवर्नर था उस वक्त, जो तत्कालीन गवर्नर था वो था आपका डफरिन। कौन था? डफरिन। पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। डफरिन था। हुआ ये कि 1885 में जो है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। क्या वो भैया? थर्ड तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। और
जब युद्ध हुआ तो इसमें ब्रिटिशर्स विजयी हुए और 1 जनवरी 1886 को वर्मा 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। मतलब है कि जो ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार इसको कह सकते हैं, यह अंतिम युद्ध था। इसके बाद आपको पता है 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। कांग्रेस की स्थापना हो जाती है तो उसके बाद फिर जहाँ भी ये होता था तो विद्रोह हो जाता था, धरना प्रदर्शन सारी चीज़ें कंटिन्यूइंग फॉर्म में चलने लगी, मतलब आज़ादी की ओर हम लोग अग्रसर होने लगे। तो बेसिकली इसलिए इसका जो अंतिम विस्तार है ये पूछा जाता है कि भाई कांग्रेस की स्थापना किसके टाइम में, तो डफरिन के टाइम में हुई थी, है ना। तो और अंतिम विस्तार भी डफरिन के टाइम में हुआ था। तो इसमें ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे, कौन थे भैया? 1845 से 55 के बीच बोल रहा है। डलहौजी था, कार्नवालिस था, जॉर्ज ऑकलैंड था या वॉरेन हेस्टिंग था। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या होगा? अभी हम देखिए है क्या कि जब आप जो गवर्नर जनरल का कार्यकाल याद रखेंगे, हमने क्या बताया था, डलहौजी कब से था? 1848 से 1856 तक था कि नहीं था। उसके बाद 57 क्रांति होती, कैनिंग आता है, तो वो अलग मुद्दा है। कैनिंग के टाइम में 57 क्रांति होती है, उसका बेसिक कारण यही दे करके जाता है डलहौजी। तो इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डलहौजी के पूर्व सार्वजनिक निर्माण का जो कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था, लेकिन जब यह कार्यकाल अपना संभालता है तो इसने जो है सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया एक, और इसने सार्वजनिक उपयोग कार्य के लिए बहुत सारा धन इसमें व्यय किया, तो ये अलग से बना दिया था। ठीक है दोस्त, तो इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 65 नंबर 2 बार पूछा है, 2002 में पूछा लोअर में और 2003 में पूछा है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में कार्यान्वित किया गया? ऑप्शन ए डलहौजी के टाइम में, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग के टाइम में, ऑप्शन बी सर हेनरी हार्डिंग और ऑप्शन डी लॉर्ड लॉरेंस के टाइम में। देखिए सर अगर हम इसकी बात कर लें तो जैसे जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे उनके अथक प्रयास के बाद जो है कैनिंग ने, किसने? कैनिंग ने 28 फरवरी 1856 से लेकर के 62 तक था ये। तो 1856 में ही ये अधिनियम एक पारित करता है, और इस अधिनियम के द्वारा जो है, हालांकि देखिए हुआ ये था कि जैसे डलहौजी के समय में ये प्रारूप के रूप में आया था 56 में, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, क्रियान्वित हुआ। डलहौजी के टाइम में तो ये पास किया गया था, लेकिन जो क्रियान्वित हुआ था वो कैनिंग के टाइम में हुआ था। ठीक है, तो हालांकि प्रारूप बना था डलहौजी ने, कार्यान्वित किया कैनिंग ने। अगर ये कहा जाए प्रारूप किसके टाइम बना था, तो वो बना था आपका जो है डलहौजी के टाइम में। ठीक है दोस्त, तो इसको आप याद करिए। ऑप्शन नंबर बी क्या बिल्कुल राइट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, किसने सुनाया था भैया? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन बी लॉर्ड बर्नहम ने, ऑप्शन सी सर हरकोर्ट बटलर ने। 2001 का प्रश्न है ये। जाहिर सी बात है, जब 1857 की क्रांति हुई उस समय जो गवर्नर था वो था कैनिंग। कौन था? कैनिंग था। और 1858 में महारानी का घोषणा पत्र आता है, पूछा जाता है कभी कभी एग्जैक्ट डेट, तो 1 नवंबर 1858 को जो है इलाहाबाद दरबार जो आयोजित होता है, इसमें जो गवर्नर जनरल था, इसमें जो इसको वायसराय बना दिया जाता है। क्या वायसराय कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग बनता है दोस्त। ठीक है, तो इसमें कौन सुनाया था? तो ये पहले गवर्नर जनरल के रूप में सुनाया था और इसको वायसराय बना देगा। ऑप्शन बी क्या बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 67 नंबर, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? ऑप्शन ए क्लाइव, ऑप्शन सी कैनिंग, ऑप्शन बी कार्नवालिस, ऑप्शन डी रिपन। आपको पता है रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, कार्नवालिस को अस्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। ठीक है, जो कैनिंग था मेरे दोस्त, कैनिंग जो प्रथम वायसराय था, और किसके द्वारा? 1858 में जो
महारानी विक्टोरिया जो उस टाइम थी, महारानी जो थी, उनका जो उद्घोषणा जो उन्होंने की थी उसके तहत जो है इसको प्रथम वायसराय बना था। तो ऑप्शन सी क्या बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, कहाँ पर? तो भैया ये सुनाया था, देखिए मेंस सेम क्वेश्चन है, मेंस 2009 का है, तो ऑप्शन ए इलाहाबाद में। कहाँ सुनाया था भैया? इलाहाबाद में सुनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 69 नंबर, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित किया गया था किसमें? 1858 के भारत सरकार अधिनियम में। लॉर्ड कैनिंग ने 1860 में सनद की जानकारी होने से 1858 के सम्राज्ञी घोषणा ने। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सर, पहली बात यह कि भाई उत्तराधिकारी जो था, मेन कॉन्सेप्ट जो डलहौजी की हड़प नीति थी, समझिएगा इसको, डलहौजी की हड़प नीति ये थी जो ये लेकर के आया था 1848 में। इसके तहत भाई अगर आपके पास संतति नहीं, उत्तराधिकारी नहीं है, तो आप जो है आपका अधिकार या आपका राज्य हम छीन लेंगे। ये प्रक्रिया थी जिसके द्वारा 1856 में जो है ये अवध पर कुशासन का आरोप लगा के विलय करता है, और उसके बाद कारतूस, जो चर्बीयुक्त कारतूस, इसके लिए जो है विद्रोह होता है। 1857 की क्रांति होती है। तो 1 नवंबर 1858 को 1 नवंबर 1858 को जो है महारानी का घोषणा पत्र रिलीज होता है, और उसके तहत ये कहा जाता है कि साहब ऐसा है, अब जो भी हुआ इसके पहले वो तो हो गया, लेकिन अब जो है उत्तराधिकारी से गोद हम किसी, हमारा राज्य, हम किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। ऐसी घोषणा 1858 का जो घोषणा पत्र था उसके द्वारा की गई थी। तो पहली बात तो भारत सरकार अधिनियम नहीं था, कैनिंग ने पढ़ा था उसको, घोषणा उसने नहीं करी थी। 1860 में कोई ऐसा था नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी 1858 के सम्राज्ञी ने घोषणा जारी की थी। ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 70 नंबर, क्या भैया महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? बीपीएससी प्री 1992, 1858 में, ऑप्शन बी 1876 में, ऑप्शन सी 1877 में, ऑप्शन डी 1885 में। 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति के पश्चात जो है 1 नवंबर, ये डेट आप याद रख लीजिए, 1 नवंबर 1858 को कैनिंग जो है, जो तत्कालीन गवर्नर है, कैनिंग घोषणा पत्र पढ़ता है। क्या करता है? घोषणा पत्र पढ़ता है, और उसमें कहता है कि साहब अब जो है जो गवर्नर जनरल है वो वायसराय हो जाएगा, और जो उत्तराधिकार टाइप की चीज़ें हैं इसको ख़त्म कर देंगे, जो जिसको चाहे उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकता है। और महारानी विक्टोरिया क्या केस ने जो सम्राज्ञी हैं ये नियुक्त होने की बात कही थी, लेकिन उसमें कुछ अंकित नहीं था। तो 1858 तो गलत कर लीजिए आप, ऐसे ही पहले जो घोषणा हुई थी 1858 में, बाद में चल करके ब्रिटिश संसद द्वारा इसको अनुमोदित किया गया। 1876 में जो है इसको पारित किया गया। 1858 में घोषणा हुई, 76 में पारित किया गया। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो वो किया गया आपके 1877 में। घोषणा कब हुई? घोषणा, और 1876 में जो है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित, और 77 में जो है ये नियुक्त कर दिया गया 1 जनवरी 1877 को। 1 जनवरी 1877 को, 1 जनवरी 1877 को जो है महारानी जो दिल्ली दरबार आयोजित होता है। क्या? दिल्ली दरबार आयोजित होता है, और इसमें जो है ये कहा जाता है कि साहब जो है अब भारत की सम्राज्ञी जो है वो महारानी विक्टोरिया होंगी। तो इसमें 1877 बिल्कुल आप सही कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर, क्या भैया निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रथम दास प्रथा को समाप्त किया था? यूपीएलडी, यूडीएलडी 2010, पीसीएस स्पेशल प्री 2008, पीसीएस मेंस 2011। सेम क्वेश्चन रिपीटेड हियर। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन बी लॉर्ड एलन बरो ने, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन डी सर जॉन सोर ने। देखो सर ऐसा है, इसने स्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई थी सर, है ना, जॉन सोर ने। कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त को लागू किया, इसको लिए आप जानते ही हैं। विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा, क्या सती प्रथा 1829 में सती प्रथा समाप्त किया था, और इसने जो है कर्नल सलीमन की सहायता से ठगी प्रथा समाप्त किया था। क्या? ठगी प्रथा को समाप्त किया था, ये विलियम बेंटिक था, है ना। लेकिन अगर दास प्रथा की बात आएगी तो 1843 में, क्या 1843 में
लॉर्ड एलन बलो ने जो है इसने दास प्रथा का उन्मूलन किया था और इसका कार्यकाल जो था वो 1842 से लेकर के 1844 तक था मेरे दोस्त, और इसने जो है दास प्रथा का अंत किया था। ऑप्शन नंबर बी क्या बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर 72 नंबर पे। क्या भैया, निम्न युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ऑप्शन ए कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी वेलेजली चतुर्पूर्ण निष्क्रियता, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि, ऑप्शन डी कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। बताओ भैया इसमें क्या सही है? देखिए लॉर्ड कार्नवालिस ने जो अस्थायी बंदोबस्त है इसकी स्थापना करी थी, कब की थी? तो ये किया था 1793 में। बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगर बात कर लें इसमें चतुर्पूर्ण निष्क्रियता की, कौन सही सुमेलित है ये पूछा है ना? तो सही सुमेलित तो आपका यही है, ऑप्शन ए। अगर हम चतुर्पूर्ण निष्क्रियता की बात कर लेते हैं या कुशल अकर्मण्यता की बात कर लेते हैं तो ये जो है वेलेजली नहीं बनाया था। वेलेजली किसके लिए है? सहायक संधि के लिए। किसके लिए? सहायक संधि के लिए। चतुर्पूर्ण निष्क्रियता जो है ये जाना जाता है कौन? जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस सहायक संधि वेलेजली, ठीक है। डलहौजी किसके लिए जाना जाता है सर? तो डलहौजी जो है ये हड़प नीति के लिए जाना जाता है। किसके लिए? हड़प नीति के लिए जाना था। लॉर्ड कैनिंग जो है मेरे दोस्त ये प्रथम वायसराय था, प्रथम वायसराय था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसकी जो गवर्नर था उस टाइम वो था डफरिन। कौन था? डफरिन था मेरे दोस्त। इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर 73 नंबर। क्या भैया, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए लॉर्ड कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, सुमेल नहीं है पूछा है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी विभगत सिद्धांत, लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, ठीक है। बताओ सर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम बात कर लेते हैं कि साहब इसमें जो है व्यपगत सिद्धांत की बात है, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कार्नवालिस तो अस्थायी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वेलेजली सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं 1798 में, आपको पता डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत 1848 में लेकर के आए थे, 1793 में ये लेकर के आए थे। लॉर्ड कैनिंग जो है ये प्रथम वायसराय था, प्रथम वायसराय था, इसका कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है। उच्चतम निष्क्रियता जो है या कुशल अकर्मण्यता जो है ये जॉन लॉरेंस का है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन सी सर जॉन शोर, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अस्थायी बंदोबस्त की बात हो रही है तो मेरे दोस्त जॉन शोर जो है अस्थायी बंदोबस्त बनाया था इसने, ठीक है। वारेन हेस्टिंग जो द्वैध शासन पढ़ाए थे इसको समाप्त किया था, और वेलेजली जो है ये सहायक संधि के लिए जाना जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या राइट आंसर है। कब आया था? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2008 में आया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं 75 नंबर। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, वेलेजली सहायक संधि, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध, ऑप्शन डी 1829 का 17वां रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेशन, जो भी आप कह सकते हैं। सबसे बड़ी पहली बात ये जैसे देखिए अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था मेरे दोस्त ये 1803 से 5 के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1803 से 5 के बीच में हुआ था। और 1803 से 5 के बीच में अगर हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्त तो वो कौन था? तो उस वक्त जो था वेलेजली था, ठीक है। वेलेजली के टाइम हुआ था। जो यहाँ पे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात हो रही है तो ये तो हेस्टिंग नहीं होगा, ये तो बात गलत हो गई। हेस्टिंग के टाइम में क्या हुआ था मेरे दोस्त? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में तृतीय था अंत, ये द्वितीय जो लिखा है यहाँ पे कर देगा हम तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। क्या कर दें? तृतीय आंग्ल मराठा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था, है ना। तो इसमें बेसिकली सुमेलित तो नहीं है और ये आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10। चलिए आगे बढ़ते हैं सर 76 नंबर।
पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? ऑप्शन ए 1858 में, ऑप्शन बी 1818 में, ऑप्शन सी 1861 में, ऑप्शन डी 1802 में। बताओ भैया। देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं दोस्त, तो जो आपका अंतिम जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, मतलब ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था भैया? ये हुआ था आपका 1817 से 18 में। कब हुआ था सर? 1817 से 18 में ये हुआ था, है ना। इसमें जो है जो मराठा थे वो हार गए, मराठा हारे, अंग्रेज क्या हुए? अंग्रेज जीते। मराठा हारे और अंग्रेज जीते, ठीक है। और इस वक्त जो था तृतीय आंग्ल मराठा गवर्नर जो था वो था लॉर्ड हेस्टिंग। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था, ठीक है दोस्त। इसने क्या किया, जब ये जीत गया 1818 में, तो 1818 में इसमें क्या किया? पेशवाई की गद्दी समाप्त कर दी। क्या करा? पेशवाई की गद्दी समाप्त कर दी तथा पश्चिम भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में मिला लिए, ठीक है। तो बेसिकली जो, और इसके अतिरिक्त जो था कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा था, शेष भारत जिसे पेशवाओं का प्रभुत्व था पर राजनीतिक अधिकार कर लिए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसमें राइट आंसर अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 1818 में जो है पेशवाई को समाप्त कर लिया गया था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जीतने के बाद, और उस वक्त गवर्नर कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना को देशी रियासतों के साथ वर्ष 1718 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? ऑप्शन ए डेविड ऑक्टरलोनी, ऑप्शन बी चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन सी आर्थर विलेजली, ऑप्शन सी जॉन जॉर्ज। RAS RTS प्री 2018 में पूछा वो प्रश्न है। देखिए, राजपूत रियासतों के साथ जो है 1817-18 में अधीनस्थ संधि हुई थी, बिल्कुल बात सही है। और अधीनस्थ संधि अगर बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, किसकी? अधीनस्थ संधि, अधीनस्थ संधि की बात कर लेते हैं तो ये 1817-18 में हुई थी, ठीक है। अधीनस्थ संधि हुई थी। जिसके वार्ताकार कौन थे? तो इसके वार्ताकार जो थे वो थे मेटकाफ। कौन थे? मेटकाफ जो है इसके वार्ताकार थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपूताना की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए जो है दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकाफ को वार्ताकार बनाया था, ताकि जो है राजपूतों का अगर जो है प्रभाव नहीं रहेगा, राजपूत अगर इनसे अलग रहेंगे तो हम आराम से जीत सकते हैं। तो बातचीत करने के लिए इसने किसको मनाया था? चार्ल्स मेटकाफ को नियुक्त किया था इसने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 78 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, बिल्कुल सुमेलित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक कब आया था? 1793 में। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, बिल्कुल सही बात है, ये कब आई थी? 1798 में। जौनसोर आंग्ल नेपाल युद्ध, ठीक है। तो मेरे दोस्त, पहली बात ये कि जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था ना, ये जौनसोर के टाइम में नहीं हुआ था। ये किसके टाइम हुआ था? ये हुआ था हेस्टिंग के टाइम में। आंग्ल नेपाल युद्ध जो है ये हेस्टिंग के टाइम में हुआ था। हेस्टिंग के टाइम में कब हुआ था? जो 1814 में लड़ा गया, 1815 में लड़ा गया था, है ना। और 1815 में जो है आंग्ल नेपाल युद्ध में सुगौली की संधि होती है। किसकी? सुगौली की संधि होती है सर, सुगौली की संधि होती है, जो 1816 में हालांकि अनुमोदित होती है। तो कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला जो जिले हैं अंग्रेजों को सौंप दिए जाते हैं। तो जौनसोर अस्थायी बंदोबस्त की योजना को बनाया था। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में हुआ था 1817-18 में, और इसने क्या किया था? पेशवाई को समाप्त कर दिया था। तो बेसिकली आप जो है इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 79 नंबर क्या? 79 नंबर क्या पूछ रहा भैया? निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? ऑप्शन ए लॉर्ड एलनबरो, अवध का विलीनीकरण, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, सिंध का विलीनीकरण, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन डी जौनसोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। बताओ इसमें कौन सुमेलित है, ये पूछा गया है सर। तो वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था, ये बात बिल्कुल सही है। जो इसमें बात है, जैसे अवध का जो विलीनीकरण है लॉर्ड एलनबरो के टाइम में नहीं हुआ था। जो अवध का विलीनीकरण है वो बात कर लेते हैं तो कुशासन का आरोप लगा करके जो है लॉर्ड डलहौजी इसको विलीनीकरण जो है 1856
डलहौजी ने इसको किया था। जो सिंध का विलीनीकरण है, सिंध पर विजय जो है ये एलनबरो ने प्राप्त की थी। किसने? एलनबरो ने प्राप्त की थी। डलहौजी ने जो है इसको किया था। और ये कब हुआ था भैया? तो ये हुआ था 1843 में। कब हुआ था? 1843। और 1843 में ही जो है दास प्रथा का अंत कर दिया गया था। ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली की चतुर्थ आंग्ल मैसूर, बिल्कुल बात सही है। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है। जॉन सोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, हमने बता दिया आपको कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है ये हुआ था जॉन सोर के टाइम, बल्कि हेस्टिंग के टाइम हुआ था। किसके टाइम में? हेस्टिंग के टाइम हुआ, 1817-18 के टाइम में। और पेशवा को समाप्त कर दिया गया था। तो इसमें अगर बात कर लेते हैं वेलेस्ली की चतुर्थ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 80 का प्रश्न पे लेते हैं। 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए डलहौजी, अवध का विलीनीकरण, बिल्कुल बात सही है। डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बिल्कुल 28 दिसंबर 1885 एओ ह्यूम के द्वारा जो बंबई में इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल ये भी बात सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना। ठीक है। तो अब देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 का चार्टर एक्ट था वो पारित हुआ। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। 1837 का चार्टर एक्ट पारित होता है और गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं ये। ठीक है। और मतलब जो बंगाल गवर्नर होता है तो वो भारत का गवर्नर जनरल होने को लगा। ठीक है। लॉर्ड लिटन, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो मेरे दोस्त जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध है ये जो है लिटन के टाइम में नहीं हुआ था। ये किसके टाइम हुआ था? ये हुआ था ऑकलैंड के समय में। किसके समय में? ऑकलैंड के समय में। किसके? ऑकलैंड के समय में हुआ था। लॉर्ड लिटन के समय में जो है ये हुआ था द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है ये लिटन के टाइम में हुआ था। ठीक है। 1878 से 1880 के बीच में इसने ही प्रेस पर प्रतिबंध लगा था, लिटन ने ही। ऑकलैंड ने जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा था, ऑकलैंड, उसका लिटन, उसके बाद रिपन आता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में भी 80 प्रश्न हो गए हैं। तो मेरे दोस्त आपका समय लगभग पूरा हो गया है, तो अब क्लास यहीं पर। उम्मीद करूंगा क्लास अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।